वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बीरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो उनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें जो उनकी यूनिट 5 है जिसका नाम है दलीय व्यवस्था। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस यूनिट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हम इस यूनिट में क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, इसमें हमें क्या जानने को मिलेगा। इसके अलावा हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो जाए कि आखिर इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो इसमें बेसिकली हमें दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, यानी कि पार्टी सिस्टम के बारे में जानना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पार्टी सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें है पहला वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एंड इसके अंदर बेसिकली हमें इसके मीनिंग को समझना है और इसके गुण को और अवगुण को समझना है, यानी कि आप कह सकते हो इसके एडवांटेजेस को समझना है और डिसएडवांटेजेस को समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। 2022 के पेपर में पूछा गया था विश्व के विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण कीजिए। 2019 के पेपर में पूछा गया था बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से 2019 के पेपर में पूछा गया था द्विदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, द्विदलीय व्यवस्था के गुणों और अवगुणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आप इस कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली हमें वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम के गुणों के बारे में बात करनी है और दोष के बारे में बात करनी है, यानी कि एडवांटेजेस के बारे में बात करना है एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि कौन सी ऐसी पार्टी सिस्टम है जो कि विश्व के सभी देशों के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, विश्व के सभी देशों के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। एंड इससे पहले हम इसके सभी गुणों के बारे में बात करेंगे एंड दोषों के बारे में बात करेंगे, जो वन पार्टी सिस्टम है और टू पार्टी सिस्टम एंड थ्री पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एंड इसके बाद आपको इस बात की नॉलेज हो जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी सिस्टम बेस्ट है विश्व के हर देश के लिए। ठीक है, देखते हैं। अगर आपको पता हो तो अभी कमेंट करके ज़रूर बता देना, बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर दलीय व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ये नागरिकों का एक ऐसा समूह होता है जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं और राजनीतिक दल कहलाते हैं। ठीक है, यह अपनी नीतियों के लिए और कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा जो पावर है वो इन्हीं के पास रहे। ठीक है, हमेशा शक्ति प्राप्त रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन पार्टी सिस्टम के बारे में, यानी कि एक दलीय व्यवस्था के बारे में। यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल है, ठीक है, यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल है और उसी के हाथ में शासन की पूरी बागडोर है, ठीक है, तो उसे हम एक दलीय व्यवस्था या एक दलीय राज्य कहते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो है चीन। ठीक है, चीन में वन पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक दलीय व्यवस्था के गुण के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके अंदर जो इसका पहला एडवांटेज आता है वो है क्विक डिसीजन, यानी कि शीघ्र निर्णय। अब इसमें क्या होता है, कोई डिसीजन लेने वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, एंड उसके खिलाफ कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो डिसीजन होता है वो क्विक होता है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था में विरोधों का अभाव होता है और कोई एक ही व्यक्ति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जिससे जो निर्णय होता है वो शीघ्रता से लिए जाते हैं, यानी कि क्विक डिसीजन होता है। अब इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है राजनीतिक विकास में स्थिरता, यानी कि लंबी समय तक एक ही सरकार होने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना होती है। अब क्योंकि सरकार एक ही है तो काफ़ी जो नियम होते हैं वो
हर किसी को पता होता है एंड नियम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्योंकि जब दूसरी सरकार आती है तो वहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। एंड इसमें क्या होता है, लंबे समय तक एक ही सरकार रहती है, ठीक है, तो ज़्यादा जो नियम वियम है उसमें चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से राजनीतिक विकास में स्थिरता आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, व्यर्थ बर्बाद खर्चों को रोकता है। अब जैसा कि आपको पता होगा, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपना कंपेन चलाते हैं, यानी कि अपना अभियान चलाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं लोगों के बीच, ताकि उन्हें ज़्यादा वोट मिले। लेकिन इससे क्या होता है, संसाधन, धन और समय की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होती है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसका यही एडवांटेज है कि इसमें जो ये बर्बादी को रोकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी होगी तो वो ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसी को जीतना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मजबूत शासन की स्थापना। यह व्यवस्था गुटबंदी अथवा गठबंधन की कमियों से दूर है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा इसमें एक ही सरकार है, ठीक है, और जो गठबंधन की सरकार होती है वो काफ़ी बार गिर जाती है, ठीक है, यानी कि काफ़ी बार टूट जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही शासन प्रणाली होती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मजबूत शासन की स्थापना होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं वन पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करने आ रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके अंदर इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है, सभी वर्गों को राजनीति में भागीदारी अथवा हिस्सेदारी नहीं मिलती, ठीक है। एक दलीय व्यवस्था में समानता का अभाव होता है और कुछ लिमिटेड राजनीतिक दल ही होते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। अब इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है, मतदाता के पास विकल्प का अभाव होता है, यानी कि उसके पास विकल्प नहीं होता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, एक ही पार्टी है एंड उसी को वोट देना है, ठीक है। मतदाताओं के रूप में जनता के पास चयन के लिए कोई विकल्प नहीं होता और वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। इसका थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है वो है अल्पसंख्यक वर्गों की उपेक्षा, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। प्राय कई बार राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों को इग्नोर किया जाता है, उन्हें मुख्य धारा से हटा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उन्हें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता, उन्हें साइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे वन पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। वन पार्टी सिस्टम के बाद अब हम पढ़ने आ रहे हैं टू पार्टी सिस्टम के बारे में कि आखिर जो द्विदलीय प्रणाली होती क्या है। तो इस व्यवस्था में दो दल होते हैं, ठीक है, और सत्ता का जो पूरा हस्तांतरण है वो इन्हीं दोनों दलों के बीच होता है, यानी कि जो पावर का जो हेरफेर होती है वो केवल और केवल इन्हीं दो दलों के बीच होती है, क्योंकि दो ही दल है, इन्हीं दो दलों में से कोई एक जीतता है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो जो सत्ता यानी कि जो पावर है वो हस्तांतरण होती है इन्हीं दोनों दलों के बीच में, ठीक है। इसमें एक दल शासन करता है और दूसरा दल इसका विरोधी या फिर विपक्ष दल होता है, ठीक है। इस पद्धति में दो से अधिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता, यानी कि वो ना के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो वो है यूएस और यूके, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं जो द्विदलीय व्यवस्था है उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसके अंदर जो इसका पहला एडवांटेज है वो यह है, स्थिर एवं मजबूत सरकार। लंबे समय तक एक ही सरकार रहने के कारण इसमें राजनीतिक विकास की अधिक संभावना होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी या तो कोई फर्स्ट पार्टी जीतेगी या तो सेकंड पार्टी जीतेगी, ठीक है, एंड वही अपना शासन चलाएगी, तो इससे क्या होगा, स्थिर और मजबूत सरकार होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनमत की भावना पर आधारित व्यवस्था। इसमें मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही विकल्प होता है, इसमें कम से कम दो तो विकल्प हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रतिनिधि को जो जनता है वो चुन सकती है, ठीक है, यानी कि वन पार्टी सिस्टम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। अब इसका थर्ड एडवांटेज है स्थायी और दीर्घकालिक योजना बनाई जा सकती है। दोनों पार्टियों में से जो पार्टी जीतेगी वो अपनी सरकार स्थापित कर सकती है और अपने योजनाओं को लंबे समय तक लागू कर सकती है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। तो अब हम बात कर लेते हैं द्विदलीय व्यवस्था के हानियों के बारे में, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके अंदर जो इसका पहला डिसएडवांटेज आता है वो ये है प्रतिनिधि का अभाव, यानी कि इसमें जनता के पास लिमिटेड ऑप्शन रखे गए हैं। हम मानते हैं कि ये जो एक दलीय व्यवस्था है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। इसीलिए जो जनता है वो स्वतंत्र नहीं है और वो अपने अनुसार उस व्यक्ति का चयन नहीं कर सकती है, ठीक है, जिसे वो पसंद करती है। अब इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है संकुचित क्षेत्र। दलीय व्यवस्था में समानता का अभाव होता है और कुछ लिमिटेड राजनीतिक दल होते हैं जो कि इसमें भागीदारी का अधिकार रखते हैं। इसमें मतदाता के पास केवल दो ही विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिस कारण मतदाता के पास
विकल्प की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन की कमी होती है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है सभी वर्गों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर नहीं मिलता। द्विदलीय व्यवस्था में समानता का अभाव होता है और कुछ सीमित दल होते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो एक दलीय व्यवस्था है उसकी काफ़ी ज़्यादा हानियाँ इसके अंदर भी है, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ हानियाँ हैं जो कि एक दलीय व्यवस्था के अंदर आती हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बहुदलीय व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले बहुदलीय व्यवस्था होती क्या है। यदि किसी देश में कई सारे यानी कि अनेक राजनीतिक दल उपस्थित हैं तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो खुद इंडिया है, ठीक है। अब हम बात करने आ रहे हैं बहुदलीय व्यवस्था के गुणों के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो जो इसका पहला एडवांटेज है वो है पारदर्शिता, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था प्रकृति रूप में पारदर्शी होती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप में समाज के विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों के लिए उत्तरदायित्व होती है। अब ये क्यों पारदर्शिता होती है, क्योंकि सरकार को अगर सरकार ने कोई गलत डिसीजन लिया है तो जनता उस पर एक्शन ले सकती है एंड सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, इसमें कोई धांधली नहीं होती, और अगर धांधली होती है तो इसे दोबारा चुनाव करवाया जाता है। इसके अलावा मतदाता के पास इसमें काफ़ी ज़्यादा विकल्प मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, सभी वर्गों को राजनीति में भागीदारी या फिर हिस्सेदारी का अवसर मिलता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बहुदलीय व्यवस्था नाम ही से पता चल रहा है, यानी कि इसमें जो चाहे दल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका जो फोर्थ एडवांटेज है, मतदाता के पास विकल्प। अब जब काफ़ी सारे राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मतदाता के पास अब ऑप्शन भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है अल्पसंख्यक वर्गों की भागीदारी। अब इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो जिनको इग्नोर किया जाता था, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम में जिन अल्पसंख्यकों को इग्नोर किया जाता था, लेकिन बहुदलीय प्रणाली में अब इनको इग्नोर नहीं किया जाएगा और ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अपनी सरकार बनाने का इन्हें पूरा अधिकार होता है। तो अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि निर्णय लेने में देरी। अब इसमें जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, जिससे क्या होता है देश की जो तरक्की है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है, ठीक है। क्योंकि लोग बस डिस्कशन ही करते रह जाते हैं, करें या ना करें, करें या ना करें, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो है राजनीतिक विकास में स्थिरता की कमी। अब बार बार सरकार बदलती रहती है, ठीक है, तो नियम चेंज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। इसलिए राजनीतिक जो विकास है उसमें स्थिरता की कमी होती है। एंड नेक्स्ट, बर्बादी, व्यर्थ बर्बादी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। जो भी कंपेन चलाते हैं सरकार, जो जितने भी जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा, संसाधन की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी करते हैं। इसके अलावा जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एंड सरकार गिर जाती है। इसके अलावा करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो मैंने आपको वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, इन तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्या अब आपको पता चला कि आखिर ऐसे कौन सी पार्टी सिस्टम है जो कि वर्ल्ड के सभी देशों के लिए परफेक्ट है, उपयुक्त है, ठीक है। अगर आपको पता चल चुका है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। बाकी अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इन सभी को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आप एक कंक्लूज़न पर पहुँचोगे, ये जो जितने भी पार्टी सिस्टम है इसके कुछ ना कुछ हानियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी पार्टी सिस्टम नहीं है जो विश्व के सभी देशों के लिए उपयुक्त हो, विश्व के सभी देशों के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि जितने भी ये पार्टी सिस्टम है ये कुछ कारकों पर निर्भर करती है। जैसे वहाँ की जो समाज की प्रकृति क्या है, वहाँ धर्म कैसा है, ठीक है, राजनीतिक उसका इतिहास क्या है, इन सभी बातों पर ये निर्भर करती है, ठीक है। कोई भी प्रणाली सभी देशों और उसके स्थितियों के लिए आदर्श नहीं है। क्योंकि किसी भी देश के लिए जो दलीय प्रणाली होती है उसके लिए निम्न कारक निर्भर करते हैं, जैसे समाज की प्रकृति, धर्म, राजनीतिक इतिहास एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। और अगर आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया है यानी कि जो हमारा भारत है उसने भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, यानी कि हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, एंड उसका समाज हमारे जो भारत है उसमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बहुदलीय प्रणाली पद्धति को अपनाया, यानी कि मल्टीपल
पार्टी सिस्टम को अपनाया है ताकि सभी के साथ समानता हो सके। ठीक है, किसी भी देश के लिए दलीय प्रणाली समाज की प्रकृति, उसके समाज और धार्मिक और राजनीतिक इतिहास के आधार पर ही समय के साथ विकसित होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जो सिचुएशन थी उसमें क्या था, काफ़ी सारे समूह के लोग रहते थे, काफ़ी सारे धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, तो इसके लिए अगर सभी को पार्टिसिपेट कराना है हमें, तो हमें बहुदलीय प्रणाली पद्धति को अपनाना होगा। तो यही है इसका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ इसे 2 स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।